वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो हिस्ट्री ऑफ यूरोप के अंत में हमने यूरोप के इतिहास के अनोखे व्यक्ति लियोनार्दो दा विंची के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम लियोनार्दो के जीवन की गहराइयों में झांकने वाले हैं, जहां हमें हैरान करने वाली बहुत सी असाधारण और रोमांचक घटनाएं जानने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So, let's begin. बात है पुनर्जागरण काल के शुरुआती दिनों की। इटली के फ्लोरेंस शहर से लगभग 30 मील पश्चिम में पहाड़ियों पर विंची गांव में 15 अप्रैल 1452 को लियोनार्दो दा विंची का जन्म एक अवैध पुत्र के तौर पर हुआ। पिता का नाम सर पियरो और माता का नाम कैटरीना दी मेओलिपी था। उनके पिता और माता ने अलग से शादियां की। वैसे देखा जाए तो लियोनार्दो के पास एक सौतेले और एक जन्म देने वाले माँ बाप थे, पर इसके बावजूद लियोनार्दो की परवरिश करने के लिए किसी के पास समय नहीं था। पिता की शादी के बाद उनके पिता सर पियरो अपनी वकालत की काम की वजह से फ्लोरेंस चले गए और लियोनार्दो को परवरिश के लिए उनके दादा दादी और उनके चाचा फ्रांसिस्को के पास विंची गांव में ही रहना पड़ा। उसके बाद उनका बचपन का ज्यादातर समय अपने चाचा फ्रांसिस्को के साथ ही बीता। विंची गांव के पास ही बेहद खूबसूरत आर्नो नदी बहती थी और पहाड़ी के बीच झरने भी बहते थे। उस जगह प्रकृति की सुंदरता पूरे वातावरण में फैली हुई थी। जंगल के वो घने वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और पत्ते, तरह तरह के पक्षी और उनकी मधुर आवाजें, नदी का बहता हुआ वो कलकल नाद, प्रकृति के गहन प्रेम में लियोनार्दो का बचपन बीता। बचपन में प्रकृति की बेहद गहरी छाप लियोनार्दो के बाल मन पर पड़ी। इसी वातावरण ने भविष्य में उनके भीतर चित्रकार को जन्म दिया, यह कहना गलत नहीं होगा। लियोनार्दो बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे। ये आसमान में उड़ने वाले पंछी, झरनों से गिरने वाली पानी की धाराएं, वातावरण की ठंडी हवाएं, रात में चमकते जुगनू, आसमान में बादलों के बीच घिरा वो चांद, बारिश की वो ठंडी बूंदें, वृक्षों में लगे मीठे फल, नदी में तैरती मछलियां, इन सारी चीजों ने लियोनार्दो के जिज्ञासु मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। इन प्रश्नों का निरसन करने के लिए वो एक एक करके सारे प्रश्न अपने चाचा फ्रांसिस्को के सामने रखते जाते। ऐसे प्रश्न जो उस समय किसी को भी विचार करने पर मजबूर कर दे। ज्यादातर प्रश्न प्रकृति के संबंध में होते थे। चाचा फ्रांसिस्को के पास लियोनार्दो के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वो बस इतना ही कहते कि ये सारी चीजें परमात्मा ने ऐसी ही बनाई है, इसलिए ये ऐसी ही है। पर चाचा फ्रांसिस्को के उत्तरों से लियोनार्दो कभी संतुष्ट नहीं हुए। अगर इतने सस्ते उत्तरों से लियोनार्दो संतुष्ट हो जाते तो शायद ही लियोनार्दो का नाम आज किसी को पता होता। बचपन से ही लियोनार्दो चित्रकारी में उत्सुक हो गए। जो भी नैसर्गिक दृश्य उन्हें अच्छा लगता वह अपनी नोटबुक में उसकी स्केच उतारना शुरू कर देते। उनकी कल्पना शक्ति बहुत असाधारण थी। मानवीय चित्र को आसानी से बनाने के लिए लियोनार्दो ने कुछ बातों का इजाद किया। जैसे किसी इंसान का सिर बनाना हो तो पहले शून्य निकाले, हाथ और पैर निकालने हो तो सीधी और आड़ी रेखाओं का इस्तेमाल हो, इससे एक कच्चा चित्र बन जाएगा, फिर उस चित्र को निकालना आसान हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ सजावट की कला में भी लियोनार्दो पारंगत होते चले गए। उनके पिता अपने गांव विंची आया जाया करते थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पेड़ से कटा हुआ एक थाली के आकार का बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा सर पियरो को देते हुए कहा कि अगली बार जब वे फ्लोरेंस से वापस आए तो इस लकड़ी के टुकड़े की ढाल बनाकर उसे लौटाए। जो भी खर्च होगा वह चुका देगा। सर पियरो ने वह लकड़ी का टुकड़ा फ्लोरेंस ले जाने की बजाय अपने बेटे लियोनार्दो को दिया और कहा, इसकी सजावट करके इसकी एक ढाल बनाओ। उस लकड़ी के टुकड़े का आकार दोनों सतहों पर टेढ़ा मेढ़ा था। लियोनार्दो ने उस टुकड़े को पहले समतल किया, फिर उस पर वार्निश लगाकर सुखाया, फिर उसकी ऊपरी सतह को कुरेद कर उस पर एक बहुत ही विचित्र और डरावने काल्पनिक जीव की आकृति बनाई, जिसमें चमगादड़ के पंख, बहुत सारे सांप, छिपकलियां और आंखों की तरफ मरी हुई मछलियां थी।
फिर उसमें कुछ विचित्र रंग भरकर पॉलिश करके अपने पिता सर पियरो को दिखाया। उनके पिता इसे देखकर एकदम से डर गए और पूछा, ये क्या बना है? जवाब में लियोनार्दो ने कहा, किसी योद्धा की ढाल ऐसी हो कि आक्रमण करने वाला इसे देखते ही कांप उठे। सर पियरो ने फ्लोरेंस से एक दूसरी ढाल लाकर उस आदमी को दे दी और लियोनार्दो द्वारा बनी हुई ढाल उन्होंने एक व्यापारी को ज्यादा कीमत में बेची। उसने वह ढाल उस समय के तथाकथित राजा को बेची। इसके बाद सर पियरो ने लियोनार्दो की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्हें फ्लोरेंस ले जाने का निर्णय लिया और फ्लोरेंस ले जाकर लियोनार्दो को आंद्रे डेल विरोचियो के स्थानीय स्टूडियो में भर्ती करा दिया। आंद्रे डेल विरोचियो खुद एक चित्रकार, मूर्तिकार और स्वर्ण के गहने बनाने वाले कारीगर थे। इस स्टूडियो में काफी सारे छोटे बड़े वर्ग के बच्चे कला सीखते थे। यहाँ पर उन्हें बहुत से अलग अलग काम सिखाए जाते थे, जैसे पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाना, पेंटिंग्स करना, लकड़ी का फर्नीचर बनाना, स्वर्ण के गहने बनाना आदि। प्रारंभिक दिनों में लियोनार्दो को भी बाकी बच्चों की तरह सहायक के तौर पर काम शुरू करना पड़ा। नए सिखाऊ बच्चों का काम होता था जरूरत की चीजें बाजार से लेकर आना, पेंट ब्रश साफ करना, वार्निश और ग्लू जैसी चीजें बर्तन में गर्म करना, काम की जगह पर झाड़ू पोछा करना आदि। और इन सब के साथ साथ जो काम पुराने कलाकार कर रहे हो उसे गौर से देखकर सीखना। वर्ष बीते, लियोनार्दो सीखते गए, उम्र बढ़ती गई। लियोनार्दो ने काफी कुशलता से नई नई तस्वीरें बनाई। उन्होंने बनाई हुई तस्वीरें बाकियों के मुकाबले बहुत जीवंत लगती थी। अपनी स्केचेस को आसान और सटीक बनाने के लिए लियोनार्दो ने परस्पेक्ट्रोग्राफ का भी आविष्कार किया। ये उपकरण स्केच करते हुए सही रेखाएं खींचने में मदद करता था। लियोनार्दो चित्र बनाने से पहले जिस चीज का चित्र बनाना हो उसे घंटों हर कोने से देखते रहते। जब तक वह चीज पूरी तरह उनके मस्तिष्क पर नहीं छप जाती तब तक वह चित्र बनाना शुरू नहीं करते। उस समय लियोनार्दो जैसे दर्जनों चित्रकार फ्लोरेंस में अलग अलग स्टूडियोज में कलाकारी करते थे और उनकी कलाकारी भी सुंदर थी, पर लियोनार्दो जैसी ख्याति किसी और की नहीं थी। इस दरमियान उनकी मैत्री सैंड्रो बोटिचेली से हुई, जो लियोनार्दो से उम्र में 6-7 साल बड़े थे। सैंड्रो बोटिचेली द्वारा बनाई गई पेंटिंग द बर्थ ऑफ वीनस काफी लोकप्रिय है और उन्होंने सिस्टीन चैपल के दीवारों की सजावट का काम भी किया है और इस जगह के छत का काम माइकल एंजेलो ने किया था। अब समय था 1475 का। लियोनार्दो की उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। अब वो शरीर से काफी तंदुरुस्त और आकर्षक काया के थे। ऊंचा कद, सुंदर चेहरा, आंखों में गहन शांति, हर चीज और हर घटना की तरफ शून्य भाव से देखना, बात करने में शिथिलता, एक बहुत अच्छा संतुलन अपने भीतरी और बाहरी जगत में लियोनार्दो ने बनाया। विरोचियो की गैर मौजूदगी में अब स्टूडियो का सारा कामकाज लियोनार्दो ही संभालते थे। उस समय विरोचियो को एक चर्च की दीवार पर जीसस की ज्ञान प्राप्ति पर एक पेंटिंग बनाने का काम मिला। चित्र कुछ इस प्रकार बनाना था कि जीसस जॉर्डन नदी के तट पर खड़े हैं और साथ ही सेंट जॉन्स जीसस के सिर पर पानी छिड़कते हुए दिखाए जाने थे और कुछ शिष्य घुटने के बल बैठे प्रार्थना करते दिखाने थे। विरोचियो ने सोचा कि अब लियोनार्दो काफी कुशल चित्रकार है, तो इस पेंटिंग का कुछ हिस्सा लियोनार्दो को बनाने का अवसर दिया जाए। अपने अद्भुत कला का प्रयोग करते हुए लियोनार्दो ने चित्र का आधा हिस्सा इतनी कुशलता से बनाया कि विरोचियो इसे देखकर दंग रह गए और लियोनार्दो की कला से काफी प्रभावित हुए। पूरी पेंटिंग में लियोनार्दो द्वारा बनाया गया हिस्सा सबसे सुंदर दिख रहा था। विरोचियो को अपनी चित्रकारी पर शर्म आ गई। विरोचियो ने उसी वक्त अपनी पेंट ब्रश तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए और निश्चय किया कि आज के बाद वह कभी पेंटिंग नहीं बनाएंगे। ये कोई गुस्से में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि लियोनार्दो की कला से प्रभावित और आश्चर्यचकित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया। लियोनार्दो निजी तौर पर मेरे काफी पसंदीदा व्यक्तियों में से एक है।
उन्होंने अपने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन कामों की सूची काफ़ी लंबी है। एक वीडियो में उन सब घटनाओं को नहीं बताया जा सकता। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लियोनार्दो के जीवन का कोई भी हिस्सा आपसे वंचित न रह जाए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।